नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के मेंटरशिप प्रोग्राम में स्वागत है आप सभी का। आज के जो टॉपिक हैं, क्योंकि बीच में एक दिन सेशन आपका ये स्थगित था। स्थगित रहने का कारण था कि उसमें हमने अपने इस सेशन का मूल्यांकन किया था और कमियों की पहचान करते हुए उस दिशा में आगे बढ़ने का काम किया था। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम के अंतर्गत आज जो टॉपिक हैं, जिन पे प्रश्न बने हुए हैं, ये पिछले दिनों के टॉपिक हैं, मतलब कल के टॉपिक हैं। जो कल के टॉपिक आपने अध्ययन किए थे उन्हीं से जुड़े हुए ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं कि हफ्ते पहले या सप्ताह से ज़्यादा हो गया इसको पढ़े हुए। तो निश्चित तौर पे आपको जवाब देना चाहिए, और जिस तरह से आप अभी तक मेहनत करते आए हैं, यदि लगातार इसी तरह से इसी तर्ज पर आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी। पहला प्रश्न, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। आज प्रश्नों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है तो परेशान नहीं होना है, बस इतना करना है कि थोड़ा सा तेज जवाब देना है, कम समय में जवाब देना है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चलिए चार विकल्प हैं। कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। किसके द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? आपको मैंने पिछले दिनों के जो टॉपिक थे उनमें मौर्य काल बोला था पढ़ने को। मौर्य काल बड़ा टॉपिक है, 2 दिन इसमें लगेगा समय, लेकिन यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि प्रीलिम्स में एक प्रश्न यहाँ से पूछा ही जाता है जो आप सही कर जाओगे। तो एक चीज़ और, क्योंकि कुछ लोग नए भी देख रहे होंगे, तो जो लोग नए देख रहे हैं आपको बता दें, डेली आपको कुछ टॉपिक दिए जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, और उन्हीं टॉपिक से जुड़ी हुई ये प्रश्नोत्तरी होती है जो कि हम रात्रि 10 बजे देखते हैं। अब बात हो रही है प्रथम भारतीय साम्राज्य की, तो आपको बता दें कि प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया। आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की जो गणना है वो भारत के जो महानतम शासक हैं, ठीक है, महानतम शासकों में होती है, और भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया, जिसका विस्तार यदि मैं बात करूं तो ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से भी बड़ा था। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सैंड्रोकोट्स या चंद्रगुप्त और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? इनमें से कौन है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है? आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। यहाँ पे एक नाम आप देख रहे होंगे, सैंड्रोकोट्स। अभी इस पे भी हम आएंगे, लेकिन पहले इस प्रश्न पे हम बात करते हैं। इसमें दिया है प्लिनी, जस्टिन, एस्ट्रेबो या मेगास्थनीज। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। देखो सबसे पहले आपको बता दें कि जब हम बात करते हैं कि किसने सिकंदर महान और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का वर्णन किया था, जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जो नाम आता है, यहाँ पे जो नाम आता है वो आता है जस्टिन। यहाँ पे जो आपको नाम देखने को मिलता है वो नाम देखने को मिलता है जस्टिन। तो इसका सही उत्तर है बी विकल्प, जस्टिन। आपको बता दें विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। एरियन और प्लूटार्क, एरियन और प्लूटार्क की जब बात करते हैं तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की जो भेंट थी उसका उल्लेख किया है। तो इसका सही उत्तर है बी विकल्प। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? इनमें से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? एक मिनट, तब तक आप जवाब बताइएगा कि इसमें से सही कौन सा होगा। एक मिनट में मैं उपस्थित हो रहा हूं, आपको जवाब बताना है।
चलिए अब इसमें जवाब दीजिएगा। 4 विकल्प आपको दिए गए थे कि इसकी किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो यहाँ पे इन चारों विकल्पों में यदि आप देखोगे तो आपको पता होगा कि पहला दिया गया है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या तिरुवल्लुवर का त्रिकुलम। इनमें से कौन सा सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आपको पता होगा अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अर्थशास्त्र जो है ये क्या है, अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है और इसी की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी विकल्प। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आए? बात हो रही है डीमेकस की कि डीमेकस किसके शासनकाल में भारत आया। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। देखो बहुत सारे विदेशी यात्री हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे विदेशी यात्री भारत आए हैं और जो भी विदेशी यात्री भारत आए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनमें से कुछ विदेशी यात्रियों ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है जो कि आपकी परीक्षाओं में रेगुलर पूछा जा रहा है। तो ये जो विदेशी यात्री हैं 5 से 6 ये जो प्रमुख विदेशी यात्री हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या क्या। पहला, किसके शासनकाल में ये भारत आए, किसके शासनकाल में ये भारत आए। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि इसका जैसे शासनकाल में भारत आए तो कहाँ से थे, मतलब इनका देश कौन सा था। तीसरा, आपको पता होना चाहिए कि यदि इन्होंने कोई पुस्तक लिखी है या यात्रा वृत्तांत अपना लिखा है भारत के बारे में या किसी साम्राज्य के बारे में कुछ वर्णन किया है तो उस पुस्तक का नाम क्या है। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे डीमेकस की जब बात कर रहे हैं तो आपको बता दें स्ट्रेबो एक लेखक हैं स्ट्रेबो, और स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा थे एंटियोकस। क्या नाम था? एंटियोकस। सीरिया के राजा थे एंटियोकस और एंटियोकस प्रथम ने डीमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। तो ये कहाँ पे आया? बिंदुसार की राजसभा में आया। किसने भेजा? एंटियोकस ने भेजा। कहाँ से भी आया ये? तो ये सीरिया से आया। डीमेकस का संबंध कहाँ से हो गया? सीरिया से हो गया। इतना आपको पता होना चाहिए था। यह मेगास्थनीज के स्थान पे आया था, यह भी याद रखने की जरूरत है कि डीमेकस जो आया था किसके स्थान पे आया था? मेगास्थनीज के स्थान पे आया था जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? एक स्थल है कुम्भहार, ठीक है, बोला जा रहा है कि यहाँ से कौन से ये जो कुम्भहार स्थल है ये किस प्राचीन नगर से संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक, चलिए, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कपिलवस्तु, श्रावस्ती। आप जानते हैं बिहार में पटना या जिसको आप बोलते हो पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा या पटना के समीप एक है बुलंदी बाग। क्या है? बुलंदी बाग। ठीक है, योम बुलंदी बाग के साथ एक स्थान पड़ता है कुम्भहार। यहाँ पे जब खुदाई की गई तो मौर्य काल के लकड़ी के विशाल जो भवन थे वो देखने को मिले, मतलब उन विशाल भवनों के अवशेष देखने को मिले। और इन्हें यदि हम बात करें कि किसने प्रकाश में लाया इन अवशेषों को, तो इनको प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो स्पूनर को जाता है। किसको जाता है? स्पूनर को जाता है। और बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भहार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके? राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका संबंध क्या हो गया? कुम्भहार स्थल से क्या मिला है? यहाँ पे दिया है क्या क्या? वैशाली, पाटलिपुत्रा, कपिलवस्तु, श्रावस्ती। तो ये सही है पाटलिपुत्रा। ठीक है, इसका संबंध कहाँ से है? बुलंदी बाग और कुम्भहार की जब हम बात करते हैं तो ये दोनों के दोनों संबंधित हैं पाटलिपुत्रा से। सार्थवाह किसे कहते हैं? फास्ट जवाब दीजिएगा। सार्थवाह किसे कहते हैं? दलालों को, व्यापारियों के काफिले के, महाजनों को, तीर्थयात्रियों को सार्थवाह बोला जा रहा है। आप जानते हैं बात हो रही है मौर्य काल की, आप सब जानते हैं। और मौर्य काल में जो व्यापारिक काफिला होता था या जो व्यापारिक कारवां होता था, व्यापारिक काफिले या व्यापारिक कारवां के जो प्रमुख होते थे, ठीक है, इसके जो नेतृत्व करने वाले लोग होते थे, जो इसका नेतृत्व करते थे, जो इसके हेड होते थे, उनको बोला जाता था सार्थवाह। तो व्यापारियों के काफिले को, महाजनों को, दलालों को या तीर्थयात्रियों को, इनमें से सही उत्तर हो जाएगा व्यापारी के काफिलों को।
ठीक है। तो सार्थवा क्या हो गया? सार्थवा व्यापारिक काफिलों के प्रमुख को सार्थवा की संज्ञा दी जाती थी। और इसका उल्लेख कहाँ पे है? इसका उल्लेख है कौटिल्य की एक पुस्तक में। और कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम है? कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। तो सबसे निकटतम उत्तर जो है वो बी विकल्प। आगे बढ़ते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? सारनाथ स्तंभ आप जानते हैं, सारनाथ स्तंभ जो है उसके शीर्ष पे यदि हम बात करें तो 4 सिंहों की आकृति बनी है। और ये प्रतीक किसके हैं 4 सिंह? ये 4 सिंह सत्य के प्रतीक हैं। और इन्हीं की एक प्रतिकृति भारत सरकार जो है, इन्हीं की एक प्रतिकृति भारत सरकार अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में रखती है, प्रतीक चिन्ह के रूप में इसको ली है। और यह स्तंभ मौर्यकालीन वास्तुकला की, देखो आपने मेंस में पढ़ा होगा ना मौर्य कला, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो स्तंभ है ये मौर्ययुगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्यकालीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। ये आपने मेंस के दौरान पढ़ा है। तो इसका निर्माण किसने कराया? तो अशोक के काल में इसके निर्माण हुआ। बी विकल्प सही उत्तर है। आगे, कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कलिंग युद्ध का विवरण देखो, शिलालेख जो है, बृहद शिलालेख, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रथम शिलालेख में क्या है, द्वितीय में क्या वर्णन है, तृतीय में क्या वर्णन है, 10वें में क्या वर्णन है, ये मतलब 11वें में क्या वर्णन है, 12वें में क्या वर्णन है, 13वें में क्या वर्णन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको अच्छे से देख लेना, जो शिलालेख हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, विशेष रूप से बृहद शिलालेखों के बारे में। ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो कलिंग युद्ध के वर्णन की बात करते हैं तो आप जानते हैं सम्राट अशोक के शासनकाल की, ठीक है, सबसे बड़ी घटना थी कलिंग युद्ध। और इसमें अशोक की विजय थी। और अशोक का जो 13वां शिलालेख है, याद रखिएगा, अशोक का जो 13वां शिलालेख है, इसी शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में साक्ष्य मिलते हैं। इसी शिलालेख में इस युद्ध की चर्चा देखने को मिलती है। अशोक जानते हैं आप, इस घटना के, यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद घटित होती है, मतलब 261 ईसा पूर्व में ये घटित होती है। और इस शिलालेख में उन्होंने कलिंग युद्ध पर अपनी पीड़ा व्यक्त किया है। तो कहीं ना कहीं इसका सही उत्तर है ए विकल्प। आगे, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में बताता है? धार्मिक समन्वय के बारे में कौन सा शिलालेख बताता है? तो याद रखिएगा, धार्मिक समन्वय के बारे में 12वां शिलालेख बताता है। इसको रट जाइएगा एकदम, ठीक है। आगे, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर क्या था? विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा क्या स्तर दिया गया था? तो याद रखिएगा, ये स्तर दिया गया था वात्र क्षत्रियों का स्तर दिया गया था। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे, यहाँ पे 2 सूची हैं, सूची 1, सूची 2। यहाँ पे इनको क्या है, मिलान करना है, ठीक है, इनको मिलान करना है। जैसे चंद्रगुप्त, इनका नाम क्या है, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य, इनके कुछ अन्य नाम हैं जिनके बारे में आपको बताना है। अभी यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो अभी प्रश्न संख्या 2 में, शायद 11 पे आप पहुँचे हैं, लेकिन प्रश्न संख्या 2 में जब सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का वर्णन की बात आई थी, तो वहाँ पे एक अन्य नाम लिखा गया था प्रश्न में, और वो नाम था सैंड्रोकोट्स। यदि आपने ध्यान दिया हो, सैंड्रोकोट्स इसीलिए बोला जाता है कि आप जब क्लास देखें तो यहाँ पे प्रेजेंट रहें, ठीक है। ऐसा नहीं कि शारीरिक रूप से आप यहाँ पे प्रेजेंट हैं लेकिन मानसिक रूप से नहीं हैं, तो निश्चित तौर पे कमी देखने को मिलेगी। अब इसमें जब बात करते हैं तो चंद्रगुप्त सैंड्रोकोट्स, मतलब ए का क्या हो गया, दूसरा, तो ए का यहाँ पे देखने को मिलता है दूसरा। फिर इसके बाद बात आती है बिंदुसार का नाम है अमित्रघात, ठीक है, अमित्रघात, ये किसका नाम है, ये बिंदुसार का नाम है। तो बिंदुसार का हो गया तीसरा, बी का हो गया क्या, तीसरा है अशोक की जब हम बात करते हैं, याद रखिएगा, अशोक को बोले थे पियदर्शी, ठीक है। तो अशोक का संबंध किससे हो गया, पियदर्शी, और चाणक्य विष्णुगुप्त, तो ये नाम हो गए। तो इस आधार पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4, 1।
ठीक है, तो इस आधार पे आप कर सकते हैं। ठीक है, चाणक्य का हो गया विष्णुगुप्त, ठीक, और चाणक्य का हो गया विष्णुगुप्त, अशोक का हो गया प्रियदर्शी, बिंदुसार की जब हम बात करते हैं तो बिंदुसार का हो गया अमित्रघात, और चंद्रगुप्त का हो गया सैंड्रोकोट। इस आधार पे आप अपना उत्तर देख सकते हो। ठीक है, जो भी है सही है आप मिलान कर लेना। देखो नंबरिंग पे मत जाओ, जो मैंने किया है आप मिलान कर लेना, सबका क्या नाम किसका है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? एग्रोनोमोई नाम से भी स्पष्ट है, यदि आप शब्दों का अर्थ समझते हैं तो बहुत कुछ आप समझ सकते हैं। यहाँ क्या क्या है? माप तौल, प्रशासन, मार्ग निर्माण, राजस्व प्रबंधन। एग्रोनोमोई की जब बात करते हैं तो ये एक प्रकार से राजस्व संग्रह के अधिकारी थे। डी विकल्प सही उत्तर होगा। ठीक है, एग्रोनोमोई की जब बात करते हैं निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो याद रखिएगा राजस्व संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन, भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाने, सड़कों का रख रखाव इनसे संबंधित था। तो राजस्व प्रबंधन तो दिया है लेकिन राजस्व प्रबंधन नहीं था, सॉरी, राजस्व संग्रह इनका काम था। ठीक है, राजस्व संग्रह इनका काम था। मार्ग निर्माण भी इनका काम था। यदि आप देखेंगे मार्ग निर्माण भी इनका काम था। तो मार्ग निर्माण क्योंकि सही प्रतीत ज़्यादा होता है, यदि यहाँ पे राजस्व संग्रह दिया होता तो हम उसको टिक करते, लेकिन दोनों मैच कर रहे हैं। देखो मार्ग निर्माण भी इनका काम था, राजस्व संग्रह का काम था। तो यदि मार्ग निर्माण नहीं दिया होता तो हम राजस्व संग्रह को टिक करते, लेकिन यहाँ पे मार्ग निर्माण दिया है, इसलिए सबसे पहले हम मार्ग निर्माण को प्रमुख कार्य के तौर पे देखेंगे। और ये जो पूछा गया था यूपी पीसीएस में पूछा गया था, और यूपी पीसीएस ने भी मार्ग निर्माण को सही उत्तर माना था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों से जिस गृह से स्थापित किए वो कौन था? अकबर की बात आ गई है कि अकबर ने जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए सबसे पहले किससे स्थापित किए, चलिए बताइएगा। आप जानते हैं सबसे पहले इन्होंने जो स्थापित किए वो थे कछवाहों से। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया? प्रथम बार तोपों का उपयोग किस युद्ध में किया गया? चलिए बताइएगा, किस युद्ध में प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? आप जानते हैं ये लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ये लड़ाई हुई थी। और यहाँ पे यदि बात करें तो ये 21 अप्रैल 1526 को ये संपन्न हुई थी। और बाबर की तोपों का संचालन इनके उस्ताद अली कुली एवं बंदूकचियों द्वारा जो है किया जा रहा था। तो पहला जो ये युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच बात करें तो बात होती है पानीपत के प्रथम युद्ध की। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, और आमतौर पे यदि हम बात करें कि तोपों को भारतीय युद्ध नीति में शामिल कराने का जो श्रेय जाता है वो बाबर को जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, खानवा का युद्ध 1529 या चंदेरी का युद्ध? ये खानवा नहीं है, यह है घाघरा, करेक्ट कर लीजिए। घाघरा का युद्ध 1529 और चंदेरी का युद्ध 1530। यहाँ पे यदि बात करें कौन सा सुमेलित नहीं है तो याद रखिएगा, आपको बता दें चंदेरी का जो युद्ध है ये सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, युद्ध कब हुआ था, ये पहला होमवर्क है आप। ठीक है, बाकी और सारे करेक्ट हैं, उसको याद कर लीजिए। आगे, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? कन्नौज के पास युद्ध किन शासकों के बीच हुआ आपको बताना है। देखो कन्नौज के पास युद्ध की बात करते हैं, इसी को कन्नौज का युद्ध या इसी को बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध इसको बोला जाता है, चाहे इसको कन्नौज का युद्ध बोलिए या बिलग्राम का युद्ध बोलिए। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध जब बात करते हैं तो ये हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। और इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी और इसी के कारण हुमायूं को निर्वासित होकर फारस में शरण
लेनी पड़ी थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध रहा है, बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। याद रखिएगा 1540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? कौन एक उच्च शिक्षित था आपको बताना है। बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी। इनमें से एक उच्च शिक्षित कौन था आपको बताना है। चलिए, आप जानते हैं शेरशाह सूरी ने जौनपुर, ठीक है, जौनपुर से औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी और उस समय उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र जौनपुर हुआ करता था। तो यहाँ पे यदि हम बात करें सबसे ज़्यादा शिक्षित कौन था, तो सबसे ज़्यादा शिक्षित था शेरशाह सूरी। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनको क्रम से लगाना है। दौराह का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, चौसा का युद्ध। सबसे पहले इसमें आप कुछ नहीं जानते होंगे तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था, ये आपको पता होगा। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था, ये आपको पता होगा। और सामूगढ़ का युद्ध यदि हम बात करें तो 1658 ईस्वी में हुआ था, ये आपको पता होगा। ठीक है, यदि ये नहीं पता है, सिर्फ ये दोनों पता है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था और चौसा का कब हुआ था। कन्नौज अभी पिछले प्रश्न में आपने देखा था, जब 1540 की बात आई, ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध की, तो कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 और चौसा का युद्ध हुआ 1539। तो मतलब पहले चौसा का युद्ध है, मतलब पहले 4 आना चाहिए फिर सेकेंड आना चाहिए। पहले 4 और सेकेंड कहाँ पे है, ये तो हो नहीं सकता। पहले 4 और फिर द्वितीय इसमें है, और किसी भी कथन में पहले 4 और द्वितीय नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते होंगे इसको देख के कि इसमें से 2 हमने पढ़े ही नहीं है, 2 हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो भैया जो 2 आपने ध्यान दिया है ना, उसको 100% अपना बनाइए। यहाँ पे यदि आपको कन्नौज का युद्ध कब हुआ था और चौसा का युद्ध कब हुआ था पता है, तो आप देखो कितने आसानी से आपका उत्तर निकल रहा है। क्यों? देखो, चौसा का युद्ध सबसे पहले हुआ 1539 में और फिर कन्नौज का युद्ध हुआ, तो 4 के बाद 2 सिर्फ एक ही कथन में है और इस आधार पे बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो जो पढ़ो उसको 100% अपना बनाओ, कहने का मतलब सिर्फ इतना है। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था किसके द्वारा जो है ये प्रारंभ की? आपको बता दें, किसान को सरकार की ओर से पट्टे इसमें दिए जाते थे, जिनमें स्पष्ट होता था कि किसान को लगान कितना देना है। मतलब एक प्रकार से शोषणकारी जो नीति थी उसको यहाँ पे समाप्त किया गया था। यहाँ पे किसानों का शोषण नहीं था, क्योंकि जब वो कृषि भूमि लेते थे उसी समय उनको कबूलियत पत्र पर हस्ताक्षर करने होते थे। अब इसकी यदि हम बात करें तो ये शुरू किया था शेरशाह सूरी ने, तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? राजपूत सेना का सेनापति कौन था आपको बताना है। इब्राहिम गारदी, हकीम सूर, टार्डी बेग या महमूद लोदी। इनमें से कौन सा है आपको बताना है। आप जानते हैं हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह और आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। यहाँ पे यदि हम बात कर दें तो महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का जो सेनापति था उसका नाम था हकीम सूर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं नहीं स्वीकार की थी? किसने स्वयं संप्रभुता अकबर की स्वीकार नहीं की थी आपको बताना है। आमेर, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर। आपने सुना होगा कि ये राज्य था मेवाड़, और मेवाड़ ने कभी भी अकबर की स्वतंत्र संप्रभुता जो है या स्वाधीनता स्वीकार नहीं की थी। वहाँ के राणा प्रताप लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ते रहे। राणा प्रताप की मृत्यु हो जाने के बाद भी उनके जो पुत्र थे राणा अमर सिंह, उन्होंने 1615 ईस्वी में जहांगीर के साथ एक संधि की थी, ये आपको याद रखना है। तो कहीं ना कहीं इसका सही विकल्प है बी विकल्प। जो मेवाड़ था ये कभी भी इनके समक्ष झुका नहीं था।
किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? दीन ए इलाही को धर्म किसने कहा आपको पता है? आप जानते हैं अकबर द्वारा प्रवर्तित तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही कोई धर्म था ही नहीं। अभी तो एक प्रकार का क्या था ये? एक प्रकार का ये सूफी मत था जिसके नियम सर्वधर्म समन्वय पर आधारित थे। जहांगीर के समकालीन एक थे मोहसिन फानी, याद रखिएगा मोहसिन फानी। और मोहसिन फानी ने अपनी एक रचना लिखी थी जिसका नाम था दबिस्तान ए मजाहिब। और दबिस्तान ए मजाहिब जो रचना थी वहीं पर पहली बार दीन ए इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। तो इनमें से कोई नहीं, डी विकल्प आपका सही उत्तर है। आगे, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? सुलह ए कुल की अवधारणा किस पर आधारित थी? आप जानते हैं धार्मिक राजनैतिक उदारता थी, धार्मिक सहनशीलता थी, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण था, मतलब डी विकल्प सही उत्तर। आगे, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? जौनपुर से फतवा किसके माध्यम से जारी हुआ था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बताइएगा। जौनपुर से फतवा किसके खिलाफ जारी हुआ था? तो ये थे अकबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में जो है वो हस्ताक्षरित हुई थी? आपको बताना है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है जहांगीर, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि राणा अमर सिंह थे जिन्होंने ये संधि की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? सबसे पहले किसको भेजा था ये आपको पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं सबसे पहले आए थे कैप्टन हॉकिंस। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा शासक है जिसका मकबरा भारत में नहीं है? बताइएगा, किसका मकबरा यहाँ पे भारत में नहीं है? आप जानते हैं कि बाबर हैं, मुगल शासक बाबर, इनका मकबरा काबुल में आपको देखने को मिलता है। और दूसरे हैं जिनका नाम है जहांगीर। जहांगीर के मकबरे की बात करें तो शाहदरा में देखने को मिलता है, जो कि लाहौर में है। तो ये दो शासक हैं, ठीक है, जिनके मकबरे भारत में नहीं हैं, बाबर और जहांगीर। तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? अब इसमें से आपको बता दें, आपने पढ़ा होगा कि संबंधित शासक एक उच्च कोटि का लेखक था। तो जो लेखक था भैया वही लिखेगा। और लेखक था कौन? लेखक था जहांगीर। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक या और समालोचक था। तो ये लिखा था सी विकल्प जहांगीर ने। और इन्होंने जो नाम दिया इसका नाम दिया तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी ये इनकी रचना थी, यह इनकी आत्मकथा थी। आगे बढ़ते हैं। अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था? अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था आपको बताना है। तो याद रखिएगा, बात हो रही है अबुल फजल की, तो जहांगीर ने उसको पुरस्कृत किया था। आगे बढ़ते हैं। बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? बनारस के पंडितों का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, ये थे कबींद्राचार्य। ठीक है, कबींद्राचार्य, क्योंकि ये शाहजहां के आश्रित कवि थे और इन्होंने ही इसका नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था? बताइएगा, शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था? तिनका नाम था कलीब। अगला प्रश्न, ठीक है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कबींद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? अभी दो प्रश्न पूर्व भी इन्हीं की चर्चा हुई थी, तो आपको अच्छे से जो है जवाब देना है, याद रखना है। इसका सही उत्तर है शाहजहां। अभी पिछले प्रश्न में हमने चर्चा किया था कि तीर्थ यात्रा कर समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने पंडितों का नेतृत्व किया था, तो उसमें नाम निकल के आया कबींद्राचार्य। बात उन्हीं की हो रही है और ये शाहजहां के आश्रित कवि थे। लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है? लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है आपको बताना है। लाल किला किसके शासनकाल में बना? तो आप जानते हैं, यदि हम बात करें
तो श्रेय का जो अधिकारी है लाल किले के निर्माण का वो है शाहजहां। ठीक है। अगला, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? चलो, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की जब बात आती है, आंख मूंद के कार्नवालिस को टिक करिएगा, बी विकल्प कार्नवालिस सही उत्तर है। अगला, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसने किया? भारतीय लोक सेवा, याद रखिएगा, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन। देखो, जब भी लोक सेवा की बात आए आपको टिक करना है कार्नवालिस। लोक सेवा के प्रवर्तन की बात आए तो कार्नवालिस का नाम सबसे पहले आता है। अगला, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का अस्थायी प्रतिनिधि कहा जाता था? कंपनी बहादुर की शानो शौकत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे कहा जाता था? तो याद रखिएगा, वो एक अधिकारी होता था जिसको हम दरोगा नाम से जानते थे, बी विकल्प सही उत्तर है। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ है? लॉर्ड कार्नवालिस, तो याद रखिएगा बात हो रही है लॉर्ड कार्नवालिस की, और लॉर्ड कार्नवालिस की जो कब्र है, लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र आपको देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का एक शहर है गाजीपुर, गाजीपुर में देखने को मिलती है। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से कौन संबंधित है आपको बताना है। आप जानते हैं 1790 से 92 ईस्वी के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और इससे संबंधित थे लॉर्ड कार्नवालिस। कौन संबंधित थे? लॉर्ड कार्नवालिस इससे संबंधित थे, ये आपको पता होना चाहिए। और इस युद्ध में कार्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी, और इस युद्ध में टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। क्या हुआ था? टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? चलिए बताइएगा। आप जानते हैं कि सहायक संधि की जब बात करते हैं, इसका अस्तित्व बहुत पहले से था। ठीक है, सबसे पहले नाम आता है इसमें डुप्ले का। ऐसा बोला जाता है कि डुप्ले पहला यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। लेकिन यहाँ पे जब हम सहायक संधि की बात करते हैं कि किसके काल में क्रियान्वित किया गया था, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय जाता है बेलेजली को, क्योंकि बेलेजली ने इसको प्रमुख रूप से भारतीय जो देसी, आप कैसे भारत के जो देसी राजा थे उनके संदर्भ में प्रयोग किया था, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर है। 1802 की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए हैं? आप जानते हैं पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 को ये संधि की थी, और इस संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की जो संरक्षकता है उसको स्वीकार की थी, और यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। तो ये किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय, तो बी विकल्प सही उत्तर है। यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध, सहायक संधि, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, या ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना। इनमें से बोला गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। अब इसको यदि आप देखते हैं तो पहला एकदम सही सुमेलित है, ठीक है, दूसरा ये गलत है, तीसरा एकदम सही सुमेलित है, और चौथा भी एकदम सही सुमेलित है। यहाँ पे यदि हम बात करें, हमने कहा कि दूसरा गलत है। गलत इसलिए है कि सहायक संधि की जब बात करते हैं तो बात आती है बेलेजली की, और बेलेजली ने 1798 ईस्वी में इसको क्रियान्वित किया था। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ वो कौन था? आंग्ल नेपाल युद्ध, आप जानते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच हुआ था। ठीक है, और उस समय यदि हम बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय काल था, तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखो, इससे संबंधित पीडीएफ आपको दी गई थी प्रश्नों से जुड़ी हुई, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने उसको देखा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? दास प्रथा को समाप्त किया, आप जानते हैं 1843 का एक एक्ट था जिसको बोला गया था एक्ट 5, और 1843 के इसी एक्ट 5 के द्वारा तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे जिसका नाम था लॉर्ड एलनबरो, उन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया था। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुई? सिंध विजय अंग्रेजों द्वारा कब संपन्न हुई आपको बताना है। सिंध विजय कब संपन्न हुई? लॉर्ड एलनबरो के समय में, हार्डिंग्स, ऑकलैंड, या एमहेस्ट के समय में? अंग्रेजों की सिंध विजय की बात कर रहे हैं तो सिंध विजय भी लॉर्ड एलनबरो के समय में हुई थी, 1800
1842 से 1844 में ये इनका समय काल था, जहाँ पे 1843 ईस्वी में इस संधि को पूर्ण रूप दिया गया था और सिंध को भारतीय साम्राज्य में मिला लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्नलिखित में से किस रीति से हुआ? ठीक है, किसकी बात हो रही है? अवध का बात हो रही है कि अवध को किस आधार पे भारत में मिलाया गया था। पिछले दिनों आपको बताया गया था कि अवध जो है, अवध को कुप्रशासन के आधार पे मिलाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन के निर्माण किन दो शहरों के बीच हुआ? आंख मूंद के टिक करिएगा, बम्बई और ठाणे, इसमें कुछ बात करने की जरूरत है ही नहीं। अगला, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो याद रखिएगा, ये बात होती है, आप जानते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, उन्हीं के प्रयासों से ये सफल हुआ था और ये हुआ था लॉर्ड कैनिन के समय काल में। तो बी विकल्प सही उत्तर है। 1 नवंबर 1856 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिन, तो लॉर्ड कैनिन ने ही पढ़कर सुनाया था। बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़ा था? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से कौन जुड़ा था, आपको बताना है। चलिए बताइएगा, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से कौन जुड़ा था? तो याद रखिएगा, बात आती है जॉन लॉरेंस की। ठीक है, जॉन लॉरेंस की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई किसके समय काल में? प्रथम जनगणना की जब बात करते हैं तो आंख मूंद के टिक कर दीजिएगा, लॉर्ड मेयो। आगे बढ़ते हैं। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप में हुई जब वो भ्रमण पे थे? अंडमान निकोबार में किसकी हत्या हुई? तो अंडमान निकोबार में लॉर्ड मेयो की हत्या 1869 से 72 ईस्वी के दौरान हुई थी। ठीक है, कौन सा वायसराय सबसे दीर्घ काल तक भारत में रहा? सबसे दीर्घ काल तक यदि कोई रहा तो वो थे लॉर्ड कर्जन। तो ए विकल्प इसका सही उत्तर। सबसे लंबा समय काल किसका था? लॉर्ड कर्जन का। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 सूचियाँ दी हैं, इनको मिलान करना है। लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, रिपन और कर्जन, यहाँ पे कुछ उनके कार्य दिए गए हैं। सबसे पहले आपको पता होगा, यहाँ पे मैं बात करूँ लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी का सिद्धांत क्या था? व्यक्तिगत का सिद्धांत, सबको पता होगा। ठीक है, फिर बात आती है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक की जब बात करते हैं, आप जानते हैं सती प्रथा को जो समाप्त किया था वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तीसरे नंबर पे बात आती है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की यदि हम तीसरे नंबर पे लॉर्ड रिपन की बात आती है, और लॉर्ड रिपन की बात करें तो बात आती है स्वायत्त शासन की। बी विकल्प। लॉर्ड कर्जन बचे हैं। लॉर्ड कर्जन की जब बात करते हो तो आप बताते हो कि लॉर्ड कर्जन के निर्णय ही था, आप जानते हो। ठीक है, और बंगाल विभाजन की जब बात करते हो 1905 की, तो बात आती है लॉर्ड कर्जन की। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो DABC पहला विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है। और इसी प्रकार से आपने बोला भी था कि प्रश्नों की संख्या 50 होनी चाहिए। अब प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी, यही प्रयास है। और इसमें थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स आप लोगों को करना है। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सेशन के बाद जैसे मैंने बोला है कि 10:30 पे हो सकता है ये सेशन लंबा चल गया हो, कोई बात नहीं। 10:30 मतलब ये सेशन चाहे 40 पे समाप्त हुआ है तो भी कोई बात नहीं। 40 पे आपको तुरंत इस सेशन के तुरंत बाद आपसे 5 मिनट की चर्चा पर चर्चा होगी, उससे अवश्य जुड़ना है। तो यहीं पे मैं अपनी चर्चा को विराम देता हूँ। आप उस सेशन में आइए, वहाँ पे अपना मूल्यांकन करिए और हमें भी रिपोर्ट करिए कि किस आधार पे आपने जवाब दिया है, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने तुक्का लगाकर आपने सही किया है, और यदि गलत हुए हैं तो क्यों गलत हुए हैं, उसका भी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।